मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। अपने पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में अभिलेखों के बारे में बताया था कि अभिलेख हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। और अभिलेख जो हैं वो पाषाणों पर, शिलाओं पर, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं आदि पर खुदे हुए प्राप्त होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि सिक्के किस प्रकार से इतिहास निर्माण में उपयोगी हैं। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार यूपीएससी वगैरह जो पेपर्स आते हैं उनमें पूछा जाता है कि मुद्रा शास्त्र क्या है, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में कारशापण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियाँ चिन्हित की गई हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं मिलता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य है वो यवन शासकों ने किया। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलाए। तो पुराने सिक्के हमें ज़्यादातर तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे। पकाई गई मिट्टी से बने सिक्कों के सांचे ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत सिक्के या आहत मुद्रा कहा जाता है। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी जो निधियां हैं वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त होती हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृतियां बनी होती थी। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुद्राओं से हमें किस तरह से इतिहास निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। आपको मैंने बताया कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के
चलवाए। साधारणतया 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही ज्ञात होता है। क्योंकि कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं जो इस कालक्रम के निर्धारण में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा, संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान होता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित अवस्था में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जा सकता है। पूर्व मध्य काल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा है। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। जैसे मालव गणराज्य है, योधेय गणराज्य, पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता लग जाता है। उदाहरणार्थ हम कनिष्क और समुद्रगुप्त की मुद्राओं को लेते हैं। कनिष्क के सिक्कों से ज्ञात होता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसके सिक्कों पर बौद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। और हमको गुप्त काल के बहुत अधिक समुद्रगुप्त के समय के तो सारे सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत अवस्था में था, बहुत संपन्न था। कुछ मुद्राओं पर उसके अश्व और यूप के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, जिस पर अश्वमेघ पराक्रमः लिखा हुआ है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों से उसकी व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है। सोने के सिक्कों में जब मिलावट अधिक होने लगी तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय राजा की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट को गुप्त काल की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का द्योतक माना जाता है। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे और उस पर जो लेख अंकित है व्याघ्र पराक्रमः, तो इससे पता चलता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी और रजत चांदी की सिक्कों को चलाया था। राजाओं की धार्मिक अभिरुचियां भी उनके सिक्कों से कभी कभी ज्ञात होती हैं। सिक्कों के पृष्ठभाग पर जिस देवता की आकृति बनी हो, उससे शासक के धार्मिक विचार जाने जाते हैं। कुषाण शासक कुजुल कैथफिसिस को उसके सिक्कों में सत्य धर्म स्थित कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विम कैटफिसिस के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति बनी हुई है, जिससे उसके शैव धर्मावलंबी होने की जानकारी मिलती है। इसी तरह कनिष्क की मुद्राओं में पहली बार बुद्ध का चित्र हमको प्राप्त होता है।
इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक पहलव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। उनके लेखों से पता चलता है कि पहलव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र विजय की थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिमोत्तर भारत की शक विजयों की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो मुद्राएं हैं या सिक्के वो इतिहास निर्माण में महती भूमिका अदा करते हैं। तो ये सिक्के का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है।